मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पार्पण द्वारा, माल्यार्पण द्वारा, प्रतिमा पूजन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे सविनय विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि वे माल्यार्पण, प्रतिमा पूजन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय नरेंद्र जी मोदी सर। हमारे देश के लगातार तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी को सामने देखकर जनता का ये उत्साह बिल्कुल लाजमी है। मैं उनका ससम्मान अकोला नगरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुगमन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि शॉल एवं श्रीफल देकर उनका स्वागत अकोला के युवा सांसद अनूप जी धोत्रे करेंगे। मैं उनका ससम्मान स्वागत के लिए अनूप जी धोत्रे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे शॉल देकर उनका स्वागत करें। सभी जानते हैं कि अनूप जी धोत्रे हमारे अकोला के युवा लोकप्रिय सांसद है। मैं अकोला पूर्व के प्रत्याशी रणधीर जी सावरकर सर एवं अकोला पश्चिम के प्रत्याशी विजय जी अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का स्वागत हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा देकर। स्वागत को आगे बढ़ाते हुए मैं अकोला भाजपा के जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री किशोर मांगटे जी पाटिल जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ देकर माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का स्वागत करें। आगे के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है माननीय मोदी जी का। सभी से विनम्र अनुरोध है कि करतल ध्वनि से इस स्वागत में शामिल हो। अकोला की जनता करतल ध्वनि से इस स्वागत में शामिल हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्मठ, समर्पित और दृढ़ निश्चयी श्री नरेंद्र जी मोदी 100 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के लिए आशा की एक किरण बनकर आए हैं और विकास पर उनकी पैनी नजर और परिणाम हासिल करने की उनकी प्रामाणिक क्षमता ने उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनाया है। उनका ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है जो मजबूत,
खुशहाल और समावेशी हो और जहां प्रत्येक भारतीय अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत होते हुए देख सकता हो। वे विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्रभक्ति की बात जहां हो, देश विकास की बात जहां हो, नाम एक ही आता है, सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व जिनके गुण गाता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं एवं प्रास्ताविकी हेतु माननीय सांसद श्री अनूप जी धोत्रे जी को कार्यक्रम की प्रास्ताविकी हेतु ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। राजेश्वर नगरी में देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनका अकोला लोकसभा विदर्भ नगरी इथे आम्ही सगळे स्वागत करतो। माननीय मोदी जी, 2019 में आपने भारत में महाराष्ट्र में हमें आदेश दिया था कि आपको बीजेपी की सरकार लानी है और तभी पांचों के पांच विधायक भारतीय जनता पार्टी महायुति के चुन के आए थे। आज सभी लोग 15 विधायक आपका आशीर्वाद लेने यहां आए हैं। विकास का एक गतिमान रथ जो आपने हमें दिया है वो चल रहा है। केंद्र सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना ज्यामध्ये कापसाच्या शेतकऱ्यांसाठी अकोला जिल्ह्याकरिता 50,000 हेक्टरमध्ये पाऊस असो महापूर असो याच्यामध्ये चांगलं उत्पन्न होईल याकरिता हेक्टरी 18,000 रुपये अनुदान हे आपल्या जिल्ह्याकरिता माननीय मोदीजी यांच्या सरकारच्या माध्यमातून टेक्सटाईल मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेला आहे। शिंदे सरकार माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची योजना ही आपल्या सरकारने जाहीर केलेली आहे। माननीय मोदी जी, आपने कुसुम योजना लाई, इसी योजना को समझकर किसानों को दिन में बिजली मिले, इसके लिए जो सबस्टेशन एग्रीकल्चर से जुड़े हैं इन सभी सबस्टेशन को सोलार के माध्यम से किसान को दिन में बिजली मिले, इसका प्रोग्राम चल रहा है। संपूर्ण भारत में और महाराष्ट्र में सबसे पहला अकोला का जिले में ये योजना मिलने वाली है, जिससे किसान को 7 दिन में बिजली मिलने वाली है। अनेक ऐसी योजना, किसान के हित की योजना, पीएम किसान सम्मान निधि का आपने 6,000 रुपए दिया, राज्य सरकार ने 6,000 दिया, पर अभी उसे राज्य सरकार ने 15,000 रुपए किया है। महिलाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में वो लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जहां वो फीस नहीं भर सकती थी, वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस में राज्य की सरकार ने मुफ्त शिक्षण योजना लाई है। उसकी अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षामध्ये सरकारने केलेली आहे। महिलांसाठी लाडली बहीण योजनेच्या माध्यमातून 1,500 रुपयाच्या जागी 2,100 रुपये हे आपल्या सरकारने केलेली आहे। अशा अनेक चांगल्या योजना आपल्या सरकारने केलेल्या आहे। आपल्या शहरामध्ये पूर आला तर अनेक घरामध्ये पाणी साचायचं, माननीय अमितभाई शाह यांची भेट घेऊन मोदीजींच्या आशीर्वादाने डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडच्या माध्यमातून 400 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट हा आपल्या अकोला शहरासाठी आलेला आहे। अनेक चांगल्या योजना, सांडपाण्याचं पाणी पारसला त्याची प्रक्रिया करून ते पाणी आपण शुद्ध करून आपल्या औषधिक क्षेत्राकडे त्याचा वापर होणार आहे। रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासाठी 1,15,000 करोड रुपयाची निधी ही केंद्र सरकारने दिलेली आहे। या माध्यमातून वंदे भारत सारख्या ट्रेन या सर्वसामान्य लोकांना उपलब्ध होणार आहे। अमृत भारत योजना के माध्यम से हमारे स्टेशन को आपने 300 करोड़ रुपए दिए। जो स्टेशन जहां पे एयरपोर्ट जैसी सुविधा है अभी उपलब्ध होने वाली है, उसका काम चालू हुआ है। हमारा मूर्तिजापुर स्टेशन हो, हमारा बार्शी टाकड़ी का ओवरब्रिज हो, अनेक और जो रेलवे क्रॉसिंग्स है वो सभी रेलवे क्रॉसिंग अंडरपासेस और रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से पूरे होने वाली है। कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग पे किसी को रुकने की समस्या आने वाले समय में रहने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारा अकोला का एयरपोर्ट जो अभी उड़ान योजना में बैठा है, सभी नागरिक इसकी राह देख रही है, जल्दी से जल्दी शुरू हो।
आपने हमें मार्ग बताया. मैं आपसे सांसद होने के बाद पहली बार मिला तो आपने संजू भाऊ यांची आपण तब्येत विचारली. मला आनंद झाला, माझ्या परिवाराला आणि भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना त्याचा खूप आनंद झाला. आपके आशीर्वाद, जो आपने 10 साल में विकास किया, वो विकास हम आने वाले 5 महायुति के विधायक, आपल्या विदर्भातील सगळे आमदार आणि महाराष्ट्रातील सगळे आमदार सरकार यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त केंद्राचा निधी आणून आपल्या महाराष्ट्राला चांगल्यात चांगला प्रगतिशील राज्य करू, 1 नंबरचा राज्य करू, एवढे आपल्या सगळ्यांना माननीय मोदीजी यांच्याकडून आशीर्वाद मागतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डाव्या बाजूला जे लोक आहेत त्यांनी कृपया उजव्या बाजूला यावं, कारण सगळ्यांना आमचे जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांना ऐकायचं आहे. आप सभी की प्रतीक्षा अभी खत्म होने वाली है, इसलिए जो लोग खड़े हैं कृपया वो आराम से आके बैठ जाए और आराम से हमें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनना है. अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें. यह नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें. हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके. जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है. इस कविता के हर शब्द को साक्षात जीने वाले अपनी कर्मठता, प्रतिबद्धता, मेहनत और लगन से विश्व पटल पर भारत को एक मजबूत एवं बलशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने वाले लोकप्रिय जननेता के रूप में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को मैं ससम्मान उनके विचार प्रकट करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ. कृपया लोग सब यहाँ पे आ जाए. बाई ओर के लोग दाई ओर आ जाए, बाई ओर के लोग दाई ओर आ जाए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. जय भवानी, जय भवानी. अकोल्यातील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार. भगवान राजराजेश्वर, बरसी टाकळीची कालिका देवी, अकोटचे नंदिकेश्वर, बालापूरची बालादेवी, पातूरची रेणुका देवी, काटेपूर्णाची ढगादेवी यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो. मैं संत गजानन महाराज जी को शीश झुकाकर नमन करता हूं. विदर्भ का आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए खास रहा है. अब एक बार फिर मैं विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं. साथियों, आज 9 नवंबर की तारीख है. और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है. आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने
राम मंदिर पर फैसला दिया था। नौ नवंबर की ये तारीख जय श्री राम। 9 नवंबर की ये तारीख इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 2014 से 2024 ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति। और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढवण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है, उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढवण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। आप बताएंगे कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, उस समय जो लक्ष्य था वो पूरा कर दिया, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी कि परिवार बड़े हो रहे हैं, नए लोग परिवार के अलग अलग घरों में रहने जा रहे हैं, हमारे इलाके में कुछ और घरों की जरूरत है। हमने ये बात मान करके अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने शुरुआत कर दी है।
और इससे महाराष्ट्र के भी लाखों गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये जिन लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? जरा बोलिए ना, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? ये पवित्र काम करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? अरे पूरी ताकत से बताओ भाई, पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपके एक वोट ने मोदी को गरीबों के लिए घर बनाने का मौका दिया है, और इसलिए पुण्य के अधिकारी आप हैं। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? अकोला के लोग जरा पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? शाबाश, बड़ा जोर है भाई। अच्छा, एक काम करना, अभी आप चुनाव में गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए, और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा, ये वादा करके आओगे मेरी तरफ से? देखिए, मेरे लिए आप ही मोदी हैं, तो वादा कर दोगे? आप वादा करके आइए, मैं वादा पूरा कर दूंगा। साथियों, चुनाव के समय मैंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गों की सेवा के लिए ये योजना लॉन्च कर दी है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वय वंदना आयुष्मान कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ ही इस योजना का लाभ हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के बुजुर्गों को मिलेगा। आपके परिवार में भी जो 70 साल के ऊपर के हैं, उनकी बीमारी के खर्च की चिंता आप मत करना, उनका ये बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। बताऊं क्या बात की है हमने? बताऊं? हमें मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है। मराठी को वो सम्मान मिला है जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है। केंद्र में एनडीए सरकार तेज गति से चल रही है। उतनी ही तेज गति वाली महायुति सरकार मुझे फिर से
यहां महाराष्ट्र में चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। मिलेगा ना? पक्का मिलेगा ना? हर बूथ में से मिलेगा, हर गांव से मिलेगा, हर मोहल्ले से मिलेगा। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र में आज गूंज रहा है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति सरकार के अगले 5 वर्ष कैसे होंगे, इसकी एक झलक महायुति के वचननामे में भी दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर, माझी लाड़की बहन योजना का विस्तार, माझी लाडकी बहिणा इथे आली आहेत ना, युवाओं के लाखों रोजगार, विकास के बड़े बड़े काम, महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगी। यानी स्वाभिमानी युवा, शिक्षण, रोजगार, महायुतीचे सरकार करील स्वप्न साकार। साथियों, महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअगाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है, महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअगाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, एटीएम। ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं, एटीएम। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। हम महाराष्ट्र को महाअगाड़ी के महाघोटालेबाजों का
एटीएम नहीं बनने देंगे। साथियों, हमारे अकोला को कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आधार है, लेकिन हमारे कपास किसान को दशकों तक इन संभावनाओं का लाभ नहीं मिला। ये हालात अब बदल रहे हैं। कपास किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया है। टेक्सटाइल पार्क से महाराष्ट्र में कपास किसानों के लिए समृद्धि के नए अवसर तैयार होंगे। भाई और बहनों, किसान की तकलीफों की जननी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। यहां कितने समय तक कांग्रेस की सरकारें रही। महाराष्ट्र और विदर्भ में पानी का संकट गहराता गया, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने क्या किया? वो आंख मूंदकर अपनी जेब भरने में लगे रहे। सिंचाई के जो प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरू किए थे, अगाड़ी वालों ने उन पर भी ब्रेक लगा दिया। जब से महायुति सरकार महाराष्ट्र में आई है, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं को फिर से गति मिली है। हमारी सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा, पैनगंगा इन नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी दूर होगी और इस पर करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नदियां आपस में जुड़े, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा, ये समस्या खत्म हो, इसके लिए हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। इससे महाराष्ट्र के इस भाग में पानी की समस्या दूर होगी और उत्पादन बेहतर होगा। हम किसानों को कम पानी का उपयोग कर सिंचाई करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है, जिसका मकसद है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। साथियों, हमारा संकल्प है किसान खुद इतना सशक्त हो कि वो देश की प्रगति का नायक बनकर उभरे। इसलिए हम किसान की आय बढ़ा रहे हैं और खर्चे कम कर रहे हैं। हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। महायुति सरकार ने उसमें अपना भी सहयोग किया। इसका परिणाम है कि महाराष्ट्र के किसानों को सालाना
12,000 रुपये मिल रहे हैं। कपास और सोयाबीन किसान को अलग से 5-5 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। हम किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना लेकर आए हैं। अगले 5 वर्षों में इन नीतियों का और व्यापक असर दिखेगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी जानती है देश जितना कमजोर होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। और जब कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस क्या करती है, पिछले 75 साल का इतिहास देख लीजिए। उनके तौर तरीके, उसके सबूत ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगल बगल में मिल जाएंगे। कांग्रेस क्या करती है, अलग अलग जातियों को लड़ाना, यही कांग्रेस की फितरत है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने हमारे जनजातीय समूह, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज को भी अलग अलग जातियों में बांट कर रखा। कांग्रेस ने ओबीसी नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है और ओबीसी समाज की भी अलग से पहचान न बने, इसलिए कांग्रेस ने भांति भांति के खेल खेले हैं। कांग्रेस चाहती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में ही लड़ती रहे, झगड़ा करती रहे। वो जानती है एससी समाज की अलग अलग जातियां आपस में झगड़ती रहेगी तो उनकी आवाज बिखर जाएगी, उनका वोट बिखर जाएगा और ऐसा होते ही कांग्रेस के लिए सरकार में आने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए यहां चर्मकार जाति को कांग्रेस मांग जाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस मातंग को महार जाति से, बुरड़ जाति को वाल्मीकि जाति से, कैकाड़ी को खटीक जाति से और मोची जाति को कांग्रेस और जातियों से लड़ाना चाहती है। जब आप एससी के तौर पर एकजुट नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी समाज के अधिकार उनसे छीन लेगी, एससी को कमजोर करके सरकार बना लेगी। यही उसकी चाल है, यही उसका चरित्र है। इसलिए आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का
विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। वहां के लोग भूले नहीं हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया था और कांग्रेस दलितों को मारने वालों के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस और उसके साथियों का असली चेहरा है। साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जो किया, जो आज कर रही है, वो भी सबको जानना जरूरी है। नेहरू जी से लेकर आज तक कांग्रेस के शीर्ष परिवार ने बाबा साहब आंबेडकर को बार बार अपमानित किया है। कांग्रेस के समय बाबा साहब आंबेडकर के किसी भी बड़े काम का श्रेय कभी भी बाबा साहब को देने नहीं दिया। आज देखिए, जो बड़े बड़े डैम हैं, बड़ी बड़ी नदी जल परियोजनाएं हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जब बाबा साहब केंद्र में मंत्री थे, बाबा साहब आंबेडकर की रही। लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। देश के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब आंबेडकर ने देश के लिए अनेकों बड़े निर्णय किए, लेकिन कांग्रेस ने ये श्रेय भी बाबा साहब को कभी नहीं दिया। कांग्रेस के लोग बाबा साहब से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि संविधान निर्माण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। कांग्रेस ने छल कपट से चुनाव में बाबा साहब को हरवाया। देश के एक महान नेता की राजनीति खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब दलित मां के बेटे थे। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। साथियों, मेरे लिए बाबा साहब आंबेडकर, उनकी नीतियां हमेशा प्रेरक रही है, सदा सर्वदा पूजनीय रही है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को, उन सभी स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और लंदन में आंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंच तीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और साथियों, मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। 75 साल हो गए, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन पंच तीर्थों की मुलाकात की हो,
बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो तो जरा देश के सामने रखे। ये मोदी है जो पंच तीर्थ पर जाकर के बाबा साहब को नमन करके आया है। अरे दिल्ली में बाबा साहब के तीर्थ पर ये शाही परिवार का एक भी सदस्य अब तक गया नहीं है। ये इनके कारनामे है। इतना ही नहीं, देश अब दुनिया पूरी नई करेंसी में चली जा रही है। एक जमाना था चमड़े की नोटें हुआ करती थी, उसके पहले कभी पत्थर की हुआ करती थी, बाद में कभी तांबे की करेंसी होती थी, यानी अलग अलग प्रकार की होती थी। फिर कागज की करेंसी आई, अब डिजिटल करेंसी चल रही है, यूपीआई। अपने मोबाइल से पेमेंट लो, मोबाइल से पैसे दो। आपको मालूम है हमने इसका नाम क्या रखा है? ये मोदी है, जिसकी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, इसलिए उस पूरी करेंसी का नाम भीम यूपीआई रखा गया है, भीम यूपीआई। और भविष्य में जब भी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना, हर बच्चा हर दिन भीम यूपीआई को याद करेगा, बाबा साहब को याद करेगा। ये काम मोदी ने कर दिया है। साथियों, इन दिनों पूरा देश एक और संवेदनशील विषय को लेकर चिंतित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है, सब के सब 370 का समर्थन करते हैं। और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना, यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। ये जो लोग संविधान की किताबें और कोरे कागज की किताबें बांटते फिरते हैं ना, ये कैसे पापी लोग हैं मैं बताता हूं। और हम सब की आंखों में कितनी धूल झोंकी उन्होंने देशवासियों की आंखों में। बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं। 75 साल तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और दूसरा देश में जम्मू कश्मीर के सिवाय बाबा साहब आंबेडकर वाला संविधान था। हम उनको पूछते थे, क्या बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? इनके मुंह पे ताले लग जाते थे। ये हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा थी, ये हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। हमने 370 की दीवार को तोड़ दिया
और बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। और जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ न, तब जाकर के 370 हटने के बाद 75 साल के बाद पहली बार कश्मीर और जम्मू के दलितों को आरक्षण मिला। 75 साल तक नहीं मिला था, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, पहली बार मिले। कांग्रेस फिर से कश्मीर को दशकों पीछे धकेलना चाहती। कांग्रेस जानती है इसी 370 की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहती है और यहां महाराष्ट्र में आकर दलितों पिछड़ों से वोट भी मांग रहे हैं। साथियों, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ साथ आपको देश के भी भविष्य को दिशा देने का मौका मिलेगा। आपको विकास को चुनना है, आपको शांति को समर्थन देना है, आपको सुरक्षा को चुनना है। मेरा आग्रह है, आप महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। हम मिलकर समृद्ध महाराष्ट्र और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। आप यहां इतनी बड़ी तादाद में आए और मैं देख रहा था, मैं यहां बोल रहा था, वहां पूरा एक भीड़ की भीड़ चली आ रही। अभी भी ये प्यार, ये आशीर्वाद, और मैंने कल 2 रैली देखी, आज तीसरी रैली देख रहा हूं। कोई सर्वे वर्वे काम नहीं आने वाला, ये विजय का विश्वास नजर आ रहा है। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे सभी उम्मीदवार जरा आगे आ जाएं। जो इस चुनाव में असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी साथी जरा आगे आ जाएं। सब आगे आ जाए जो चुनाव लड़ रहे हैं। इस जिले में लड़ते हो, किसी और जिले में लड़ते हो, जो भी लड़ते हो, मैं जरा आपके पास आता हूं। उसके बाद आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता के, भारत माता के।